Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ikhlas Shahid and I welcome you all on our fourth class of Principles of Economics. सर आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। तो आज हमने सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है रिजर्वेशन प्राइस। सर रिजर्वेशन प्राइस क्या होती है? रिजर्वेशन प्राइस इज द लोएस्ट प्राइस एट विच समवन इज विलिंग टू सेल अ गुड और प्रोवाइड अ सर्विस टू द मार्केट। सर ये वो लोएस्ट प्राइस है जिसके ऊपर कोई भी बंदा अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या अपनी कोई गुड्स को बेचने के लिए वो रजामंद हो जाता है, ठीक है, विलिंग हो जाता है। तो सर अब ये क्या होती है, जैसे कि मैं अगर मार्केट में एक शर्ट खरीदने जाता हूँ तो मैं अपनी तरफ से बार्गेनिंग की कोशिश करता हूँ, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिससे ज्यादा वो बार्गेनिंग नहीं करता। वो कहते हैं सर आप मार्केट चेक कर लें, अगर आपको इससे सस्ती मिले तो ले लें। अब वो पॉइंट जो होता है वो रिजर्वेशन प्राइस होती है, उससे नीचे पर वो विलिंग नहीं होता कि वो अपनी चीज को मुझे सेल कर सके। उसकी क्या वजूहत होती हैं, उसके काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं रिजर्वेशन प्राइस को फिक्स करते वक्त। ठीक है, सबसे पहले जो मेन वजह है वो तो ये है कि कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि उसका लॉस हो, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ अपना मार्जिन रख कर चीजों को बेचना चाह रहा होता है। ठीक है, और इसी को अगली स्लाइड में हमने डिस्कस भी करना है, तो अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ईच फर्म इज लुकिंग टू रिसीव बेस्ट प्राइस पॉसिबल फॉर इट्स स्टॉक ऑफ गुड्स। वही बात वो बता रहा है कि हर फर्म की कोशिश होती है कि वो बेस्ट प्राइस ले सके अपनी गुड्स के लिए। सो इट इज ऑफर्ड मोर देन रिजर्वेशन प्राइस, द फर्म विल टेक इट। अगर तो एक से ज्यादा रिजर्वेशन प्राइस ऑफर की जाए तो वो फर्म जो है उसको ले लेगी। ये क्या बात की सर इसने? सर जैसे कि लाहौर और कराची का अगर रेट डिफरेंट है तो फर्म जो है रिजर्वेशन प्राइस अकॉर्डिंगली बनाएगी। ठीक है, जैसे कि मार्केट की अगर बात कर लें तो अगर एक बहुत महंगा सा मॉल है वहां पर जाते ही अमीर लोग हैं, ठीक है, वहां पे रिजर्वेशन प्राइस डिफरेंट होगी। वहां पर आपको जो है एक महंगी से आप रेट बताएगा सेलर, ठीक है, और उससे नीचे वो नहीं आएगा। आप जितनी मर्जी बार्गेनिंग कर लें, जबकि अगर आप किसी सस्ती मार्केट में चले जाए यहाँ पर आपको बार्गेनिंग जितनी ज्यादा करेंगे आपको उतनी कम जो है प्राइस में चीजें मिल रही होंगी। तो एक से ज्यादा रिजर्वेशन प्राइस भी एक ही सेलर जो है वो चूज कर सकता है। जैसे कि अगर एक ही सेलर है, उसकी दो दुकानें हैं, एक बहुत बड़ी से मॉल में है, बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में है, और एक किसी सस्ते बाजार में है, तो उसके अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन प्राइस को डिसाइड करेगा। अ फर्म विल नॉट सेल एट अ प्राइस लोअर देन रिजर्वेशन प्राइस। फर्म अपनी रिजर्वेशन प्राइस से कम पे चीज को नहीं बेचेगी ऑब्वियसली। नोइंग द रिजर्वेशन प्राइस फॉर फर्म इज यूजफुल एज अ वे ऑफ इवेलुएटिंग द फर्म बिहेवियर। सर रिजर्वेशन प्राइस किसी भी फर्म की जानने के लिए जानना उस हमारी हेल्प कर सकता है उसका फर्म के बिहेवियर को इवेलुएट करने के लिए, उसके फर्म के बिहेवियर को जानने के लिए कि वो किस तरीके की गुड्स जो है वो बना रही है, वो किस सेक्टर में गुड्स को बेच रही है। तो इन इन चीज़ों का आइडिया हम लगा सकते हैं फर्म की रिजर्वेशन प्राइस के को लेकर। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सर वही बात वो डिस्कस कर रहा है। फर्म विल नॉट सप्लाई गुड टू द मार्केट आउट ऑफ गुडविल और एंटरटेनमेंट। सर सिर्फ गुडविल बनाने के लिए, गुडविल यानी कि अपना जो ब्रांड नेम है वो बनाने के लिए, गुडविल को कहते हैं सर कि ब्रांड नेम। जिस तरीके से जे डॉट का ब्रांड नेम है, अभी वो जे डॉट के परफ्यूम मिलते हैं हमें, जे डॉट के कपड़े मिलते हैं, तो ये ब्रांड नेम बन गया है। तो वो अब ये जे डॉट कभी भी ये नहीं करेगा क्योंकि लोग उसकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदे तो वो फ्री में चीज़ें बेचना शुरू कर दे। तो वो यही बता रहे हैं कि फर्म अपनी गुड्स को गुडविल के लिए नहीं बेचेगी, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को एंटरटेन कर दे, कोई भी इसलिए अपनी चीज़ों को नहीं बेचता। सब चीज़ें लोग क्यों बेचते हैं? वो प्रॉफिट कमाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें, इसलिए लोग अपनी चीज़ों को बेचते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या कह रहा है वो, इट इज अज्यूम्ड दैट फर्म्स एक्टिंग रेशनली विल प्रोड्यूस गुड्स अप until the point where this is no longer profitable। फर्म जब तक गुड्स ही प्रोड्यूस करेगी जब तक वो प्रॉफिटेबल है। जैसे ही किसी गुड के अंदर लॉस आना शुरू हुआ फर्म उसको प्रोड्यूस ही नहीं करेगी, क्योंकि फर्म सिर्फ चाहती हैं कि उनको प्रॉफिट हासिल हो। इन ऑलमोस्ट ऑल फर्म्स, तकरीबन हर फर्म क्या करती है, हियर कम्स अ पॉइंट, हर फर्म में एक ऐसा पॉइंट आता है वेयर प्रोड्यूसिंग और सेलिंग एन एडिशनल यूनिट विद इनकम लॉस। जब क्या होता है, जब वो प्रोड्यूसिंग और सेलिंग, जिस पॉइंट पे क्या होता है कि जो वो एक एडिशनल कोई भी एक एडिशनल यूनिट जब वो बनाएंगी या उसको सेल करेंगी तो उन्हें लॉस इनकर होगा। ठीक है, तो वो जो है फर्म विल प्रोड्यूस अप अंटिल दैट पॉइंट, फर्म उसी पॉइंट तक प्रोड्यूस करेंगी, उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस नहीं करेंगी। इस कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में हमने आगे जाके स्टडी भी करना है कि वो पॉइंट कौन सा है, फर्म उसको कब तक कैसे उसको जो है वो डील कर रही होंगी। This is the significance of reservation price. Indicate the price level below which it is not profitable for the firm to supply
टू द मार्केट। सर ये जो रिजर्वेशन प्राइस है ये हमें ये भी बता रही होती है, ये रिजर्वेशन प्राइस हमें इस बारे में भी इन्फॉर्म कर रही होती है, इंडिकेशन दे रही होती है कि वो कौन सी प्राइस है जिसके नीचे अगर हम बेचें तो फर्म के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगी। जैसे कि शर्ट की बात कर लेते हैं, अगर मुझे एक शर्ट 2000 की मिल रही है, ठीक है, और मैं उसको 1500 की लेना चाह रहा हूँ, तो अगर वो जो सेल कर रहा है उस शर्ट को, अगर उसको खुद को ही वो 1700 की पड़ी है, तो वो मुझे कभी भी 1500 की नहीं देगा। तो इससे हमें ये भी आइडिया हो जाता है कि जो है वो रिजर्वेशन प्राइस हमें इंडिकेट कर रही होती है, इट इंडिकेट द प्राइस लेवल, वो प्राइस लेवल बता देती है कि जिससे नीचे अगर हम बेचे तो हमें लॉस हो जाएगा। उसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स कौन से हैं जो कि रिजर्वेशन प्राइस को अफेक्ट कर रहे होते हैं, रिजर्वेशन प्राइस किस से अफेक्ट हो रही होती है। ये जिस तरीके का हमने फैक्टर पढ़ा था, एक अगर मार्केट का जो चेंज होता है, जैसे कि एक बहुत महंगा सा मॉल है, वहाँ पे अगर आप अपनी चीज़ें बेचें तो आपकी रिजर्वेशन प्राइस डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू उस जगह के जो एक सस्ता सा माल है। वही डिस्कस करें, रिजर्व डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द बायर की बात की है उसने, जो डिस्पोजेबल इनकम वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर बंदे की जो इनकम होगी वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल किसी की इनकम हो सकता है ज़्यादा हो, किसी की इनकम कम हो, तो देयरफॉर बाइंग डिसीजन टू चेंजेस अकॉर्डिंगली, इसीलिए जो लोगों के खरीदने के डिसीजन है वो भी अकॉर्डिंगली वो भी साथ साथ चेंज होते रहते हैं। एवरी इंडिविजुअल वुड हैव अ डिफरेंट रिजर्वेशन प्राइस सेट फॉर द सेम कमोडिटी, एक सेम कमोडिटी के लिए हर बंदे का एक डिफरेंट रिजर्वेशन प्राइस होगा डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ हिज डिस्पोजेबल इनकम। और ये डिपेंड किससे करेगा कि उसके पास इनकम कितनी है। जैसे कि एक बंदा है, उसकी टोटल सैलरी ही थोड़ी सी है, ठीक है, तो वो जब कोई शर्ट खरीदने जाएगा तो वो देखेगा सस्ती से सस्ती शर्ट, ठीक है। अब एक शर्ट, सेम शर्ट, या फिर वॉच की एग्जांपल ले लेते हैं, शर्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो एक वॉच लेने गए हैं दो बंदे, ठीक है, एक बंदा बहुत अमीर है, उसके पास इनकम, उसकी डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और एक बंदा है मिडिल क्लास, उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम है। तो सर वॉच की क्वालिटी सेम होगी, ठीक है, बट जो अमीर बंदा होगा उसको अगर वो वॉच 50,000 रुपये में मिले तो वो खुशी खुशी उसको ले लेगा, वो कहेगा वॉच इतनी अफोर्डेबल प्राइस में मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी की वॉच मिल गई। लेकिन जो मिडिल क्लास बंदा होगा, जिसकी इनकम, जिसकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, वो उसी वॉच को 50,000 में नहीं खरीदेगा, वो उसके लिए जो है कोई लो प्राइस सजेस्ट करेगा। अगर सपोज वो कहेगा मुझे तो 10,000 में ही चाहिए, ठीक है, तो उसकी जो रिजर्वेशन प्राइस है वो 10,000 है, जबकि जो अमीर बंदा है उसकी रिजर्वेशन प्राइस उससे कहीं ज़्यादा है, वो 50,000 में उसको उसने खुशी-खुशी खरीद लिया। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो बंदे की डिस्पोजेबल इनकम होगी उसके अकॉर्डिंगली जो कंज्यूमर हैं वो उनकी भी रिजर्वेशन प्राइस होती है। अभी हमने फर्म की रिजर्वेशन प्राइस डिस्कस करनी है, ये उन्होंने कंज्यूमर की रिजर्वेशन प्राइस बताई है, ठीक है। अभी अभी बात कर लेते हैं फर्म की। सर सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर अवेलेबल हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सर सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर अवेलेबल हो, यानी कि मुतबादिल अगर अवेलेबल हो, तो फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने जब स्टार्ट में पढ़ा तो हमने पेप्सी और कोक की एग्जांपल ली थी, तो उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि जब पेप्सी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो पेप्सी की जो है रिजर्वेशन प्राइस पेप्सी वालों को कम रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर पेप्सी वाले पेप्सी की बोतल 200 की कर देते हैं तो लोग जो है वो सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर पेप्सी का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, फॉर एग्जांपल कोक अवेलेबल ना होती मार्केट में, तो पेप्सी जितनी भी महंगी कर लेती, लोग पेप्सी को ही खरीदते क्योंकि उनके पास सब्स्टिट्यूट कोई अवेलेबल ना होता। तो इसीलिए जो है, अगर तो सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल हो मार्केट में तो क्या होता है, तो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड अगर अवेलेबल हो तो इससे फ़र्क ये पड़ता है कि उनको रिजर्वेशन प्राइस कम रखना पड़ती है, क्योंकि अगर उन्होंने रिजर्वेशन प्राइस ज़्यादा रखी फार्म में तो लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव कर जाएंगे। उसके बाद बात कर रहा है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी रिजर्वेशन प्राइस जो है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी, फार्म को मजबूरन ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ये क्यों होगा सर? क्योंकि जैसे-जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, वैसे-वैसे फर्म को जो है प्रॉफ़िट कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज़ मैं बना रहा हूँ, कैलकुलेटर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बना रहा हूँ, अब कैलकुलेटर बनाने में मेरा टोटल खर्चा आ रहा है मुझे ₹500 का, और वो मैं बेचता हूँ ₹1500 में। लेकिन अगर मेरा कैलकुलेटर बनाने का खर्चा बढ़ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 500 में मैं बना रहा था पहले, अब वो मुझे ₹1000 में पड़ रहा है, तो अब मुझे जो है उसको बेचने के लिए, अगर मैं प्रॉफ़िट कमाना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसको बेचने के लिए जो है मुझे उसकी प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही हो किसी भी चीज़ की,
बनाने के लिए जो मैं चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर वो इंक्रीज हो रहा हो, जैसे कैलकुलेटर में बना रहा हूँ, अगर मुझे उसके बनाने का सामान महंगा मिल रहा हो, तो उसके इसमें मुझे रिजर्वेशन प्राइस मजबूरन बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स की। सर ऑब्जेक्टिव्स के कैसे रिजर्वेशन प्राइस पे इफेक्ट होता है? कोई भी ब्रांड आया है नया मार्केट में, अब वो चाह रहा है मार्केट को अट्रैक्ट करना, वो चाह रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्वालिटी को जानें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करें। तो अब वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना कि हमारी चीज़ की क्वालिटी चेक करें। तो अब वो क्या करेगा, वो प्राइस कम से कम रख देगा। हो सकता है उसको खुद एक चीज़ 10 रुपए की पड़ रही हो और वो उसको 5 रुपए में बेचेगा, 5 रुपए का वो लॉस इनकर करेगा। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो फर्म है वो प्रॉफिट कमाना चाहती है, लेकिन इस केस में वो लॉस इनकर करेगा। क्यों इनकर करेगा? क्योंकि वो लोगों को अपना लॉयल कस्टमर बनना चाहता है। लोगों को वो चाहते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, ताकि वो जान सके कि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो इस केस में जब ऑब्जेक्टिव लोगों का ये हो कि उन्होंने मार्केट को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, तो इस केस में रिजर्वेशन प्राइस वो बहुत ज़्यादा लो भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग रन में उनका ही फ़ायदा होगा, अगर तो उनकी प्रोडक्ट अच्छी है तो। क्योंकि जैसे ही जब लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएँगे, उनकी प्रोडक्ट के वो एडिक्टेड बन जाएँगे, लोगों को आदत हो जाएगी उनकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की, तो इससे होगा क्या कि जब वो प्राइस बाद में इंक्रीज़ करेंगे, स्टिल लोग उनके जो है वो प्रोडक्ट को खरीद रहे होंगे। उसके बाद लॉज़ डिफरेंट होती हैं। ये कैसे अफ़ेक्ट करते हैं? जबकि गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बना दिया है कि इससे कम रिज़र्वेशन प्राइस नहीं रख सकते आप, या फिर इससे ज़्यादा रिज़र्वेशन प्राइस नहीं रख सकते आप, तो फिर क्या होगा? लोगों को उसको मानना होगा। तो इस तरीके से लॉज़ भी अफ़ेक्ट करती हैं। अमाउंट ऑफ सब्सिडी, सब्सिडी जो होती है सर, सब्सिडी यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा क्यों मिलता है? मैं कोई बहुत अच्छी चीज़ बना रहा हूँ, गवर्नमेंट को बहुत पसंद आ रही है, गवर्नमेंट उस चीज़ को प्रमोट करना चाह रही है, ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मुझे अपनी तरफ से पैसे देगी कि ये लो, तुम मेरी तरफ से सब्सिडी लो और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को बनाओ, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा, जब मुझे गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, तो होगा क्या, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो जब मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही होगी, तो मैं रिज़र्वेशन प्राइस को अपनी कम रख सकता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से रिज़र्वेशन प्राइस जो है सब्सिडी से भी अफ़ेक्ट हो रही है। टैक्सेस से कैसे अफ़ेक्ट होती है? अगर जो टैक्स मुझे एक चीज़ पे ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो मैं रिज़र्वेशन प्राइस भी ज़्यादा रखूँगा। क्यों? क्योंकि इससे भी अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही ये इफ़ेक्ट होगा। जब टैक्सेस मैं पे करूँगा, तो मेरी कॉस्ट जो है, चीज़ों को बनाने का खर्चा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ₹10 की एक चीज़ बना रहा हूँ, उसपे ₹2 मुझे टैक्स देना पड़ गया अगर, तो इससे होगा क्या, मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिज़र्वेशन प्राइस रखने की कोशिश करूँगा, ताकि जो टैक्स मैंने दिया है उसको भी मैं अपना जो है यूटिलाइज़ कर सकूँ। उसकी वजह से जो मुझे नुकसान उठाना पड़ा है, वो मैं पूरा कर सकूँ। उसके बाद इन्फ्लेशन, अगर तो महँगाई हो, सर महँगाई अगर चल रही है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा रिज़र्वेशन प्राइस पे? इसका ये इफ़ेक्ट होगा कि जब महँगाई होती है, तो लोग महँगी चीज़ें खरीद रहे होते हैं, तो इस केस में रिज़र्वेशन प्राइस हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि पूरे मुल्क में महँगी प्राइसेज़ चल रही होगी, पूरे मुल्क में महँगाई चल रही होगी, तो फिर रिज़र्वेशन प्राइस भी हम हाई रखेंगे। इकोनॉमिक कंडीशंस, सर इकोनॉमिक कंडीशंस अगर खराब हो, तो किसी मुल्क में गुर्बत चल रही है बहुत ज़्यादा, तो इस केस में क्या होगा, जो रिज़र्वेशन प्राइस है या जो फर्म रिज़र्वेशन प्राइस रखेगी वो भी कम रखेगी। ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि अगर कोई फर्म रिज़र्वेशन प्राइस ज़्यादा रख लेती है, तो फिर तो कोई खरीद ही नहीं सकेगा, लोगों की इनकम ही इतनी नहीं होगी कि वो उस चीज़ को खरीद सके। इसलिए इस फैक्टर को देखते हुए भी इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी जगह का, किसी भी इलाके का देखते हुए, जो फर्म है वो रिज़र्वेशन प्राइस को डिसाइड कर रही होती है। उसके बाद प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस इंस्टेबिलिटी एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। सर इसमें क्या होता है, हमें मालूम है कि जो प्राइस है वो डिटरमाइन कौन कर रहा होता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हमने वो डिटेल से स्टडी किया कि एक जो है प्राइस कर्व, जो प्राइस का अफेक्ट होता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर, वो हमने बहुत डिटेल से स्टडी किया है, ठीक है? तो अभी हमें मालूम है कि जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो प्राइस को डिटरमाइन कर रही होती हैं, ठीक है? लेकिन अब हमने जैसे पहले पढ़ा था कि प्राइस डिटरमिनेशन में 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो मार्केट फोर्सेस या फिर गवर्नमेंट। जब मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही है प्राइस को, तो फिर गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत पेश आती है हमें? तो इसको स्टडी करते हैं अभी कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट क्यों ज़रूरी है प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। इसकी एक एग्जांपल है, इफ अ लार्ज स्केल कॉटन इज होर्डेड इंटेंशनली। सर इंटेंशनली एक बड़े स्केल पे जो कॉटन थी, जो कि कपड़ों में इस्तेमाल हो रही होती है, कपड़ों को बनाने में, ठीक है, वो सप्लाई नहीं की गई, ठीक है, एंड नॉट येट ऑफर्ड फॉर सेल इनटू मार्केट, और मार्केट में हमने सेल के लिए ऑफर ही नहीं की, तो इससे होगा क्या, टेक्सटाइल सेक्टर पर
क्या फर्क पड़ेगा? ऑब्वियसली द सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी मार्केट में। सप्लाई जब कॉटन की कम होगी तो इससे होगा क्या, सप्लाई की शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज हुई तो इससे हुआ क्या कि प्राइस जो है वो अपवर्ड चली जाएगी। शॉर्टेज से प्राइस अपवर्ड क्यों जाएगी? क्योंकि इससे पावर जो है वो शिफ्ट हो जाएगी प्रोड्यूसर के पास, जो कॉटन के प्रोड्यूसर है उनके पास, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। अब प्राइस इंक्रीज हो गई तो जो टेक्सटाइल मिल के ओनर्स हैं उनकी ये मजबूरी है कि वो कॉटन खरीदे, क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस अगर चलाना है तो उन्हें कॉटन तो खरीदनी पड़ेगी। तो अब वो हाई प्राइस वाली कॉटन भी खरीदेंगे, ठीक है, जिससे होगा क्या, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। जब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली वो उसको खुद तो बियर नहीं करेंगे, वो एंड कंज्यूमर पर इसको डालेंगे। एंड कंज्यूमर वो होता है जो एट द एंड इस चीज को यूटिलाइज कर रहा होता है, वो टेक्सटाइल वाले। फिर क्या करेंगे, अपनी जो उनकी फाइनल प्रोडक्ट होगी, जो कपड़ा होगा, उसको महंगा कर देंगे। तो इससे हो क्या रहा है, एट एंड जो आम आवाम है उसको ऊपर जो है फर्क पड़ रहा है, वो उसको नुकसान पहुंच रहा है। इसकी एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं, शुगर मिल ओनर्स जो है। शुगर मिल ओनर्स ने क्या किया, एक हिडन कार्टेल कर लिया अमंग देम। एक एग्रीमेंट कर लिया जो कि इलीगल होता है ओपन, यानी आमतौर पर ये जो है इलीगल होता है। ये एक एग्रीमेंट कर लिया कि उन्होंने शुगर केन नहीं खरीद लिया अपकमिंग सीजन के अंदर। ठीक है, शुगर मिल के जो ओनर्स थे, जिन्होंने जो है गन्नों को खरीद के उस चीनी बनानी थी, उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया कि हमें से कोई भी इस गन्ने को नहीं खरीदेगा। तो होगा क्या इससे, जब किसानों ने वो गन्ना उगा दिया तो वो मार्केट में उसको लेकर जाएंगे, लेकिन उसकी डिमांड ही नहीं होगी, तो इससे होगा क्या, उसकी प्राइस कम हो जाएगी। सर, जब प्राइस कम होगी तो किसान को सस्ते में भी बेचेंगे, जिससे नुकसान किसको उठाना पड़ेगा, किसानों को। तो अब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से जो है ह्यूमन राइट्स जो है वो अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ता है इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, टू ओवरकम सच प्रोबेबल सिचुएशन। प्रोबेबल यानी कि जो ये पॉसिबल सिचुएशन जो है, इनको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करना है, इन्वॉल्व होना है, विच कैन बी हार्मफुल फॉर इकोनॉमी इन शॉर्ट रन एज वेल एज इन लॉन्ग रन। तो ये जो है इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या करती है, गवर्नमेंट इंटरवेन करती है एंड प्लेस लीगल लिमिट्स। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है और लीगल लिमिट्स लगा देती है, कुछ हाउ हाई इनकम एंड हाउ हाई एंड लो प्राइस में को। ठीक है, कि वो लिमिट लगा देगी, सर इससे ऊपर प्राइस नहीं जा सकती या इससे नीचे प्राइस नहीं जा सकती। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट वो जरूरी हो जाती है प्राइस के डिटर्मिनेशन में। आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच।